नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ताज न्यूज के इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए डालते हैं एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। प्रमुख गृह सचिव की बहन के घर हुई डकैती का राज फाश, पुलिस प्रशासन की सतर्कता के चलते 6 लोग गिरफ्तार। नए साल के मौके पर कमिश्नर ने किया ताल फिरोज खां में नौका विहार, नगर निगम की टीम को दी बधाई, ताल को सौंपा पुरातत्व विभाग को। नए साल के पहले दिन ताजमहल पर उमड़ी भीड़, पार्किंग में नहीं मिली जगह, पर्यटक भी फंसे जाम में। दिल्ली सरकार की तर्ज पर हो महाराष्ट्र में भी काम, कांग्रेसी नेता ने दी राज्य सरकार को धमकी। और अब समाचार विस्तार से। प्रमुख सचिव गृह की बहन के घर पड़ी डकैती का आगरा पुलिस ने किया वर्कआउट। बड़ी वारदात और बड़े पुलिस अधिकारी से ताल्लुक के चलते पुलिस प्रशासन ने इस मामले में पूरी ताकत झोंक दी और घटना का राजफाश कर दिया। एसएसपी शलभ माथुर ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि घटना को अंजाम देने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रमुख सचिव गृह के रिश्तेदार एसके गोयल के यहां हुई वारदात का आगरा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये वही शातिर हैं जिन्होंने इस संगीन वारदात को अंजाम दिया था। इनमें कई अभियुक्त दूसरे जनपदों में नामचीन हैं। एसके गोयल के पुराने नौकर ठाकुर ने ही इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा लिखी थी। एसएसपी शलभ माथुर ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये टोटल अभी 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये घटना 30 तारीख सुबह की है और ये थाना न्यू आगरा की घटना है, जहां पर मिस्टर एसके गोयल साहब के यहाँ पर एक घटना हुई थी और सुबह करीबन 6 से सुबह 5:15 के आसपास 6 बदमाश इनके घर में घुसे थे और तमंचे के बल के ऊपर वहाँ पे डकैती की थी और लगभग 3 लाख के आसपास का कैश और ज्वेलरी जो है उनके घर से वो लूट के चले गए थे। गौरतलब है कि 30 दिसंबर की सुबह 5 से 6 बजे के लगभग दयालबाग निवासी एसके गोयल के घर पर सशस्त्र बदमाशों ने धावा बोला था और हथियारों के बल पर 3 लाख नकदी के अलावा हीरे व सोने और चांदी के आभूषण सहित फरार हो गए। पकड़े गए बदमाशों में बंटी शर्मा, हरकेश, हरदयाल, विजय गौतम, राजू और पुराना नौकर ठाकुर शामिल है, जिनके कब्जे से 3 तमंचों के अलावा 3.25 लाख रुपए और आभूषण भी बरामद किए गए हैं। नए साल के मौके पर ताल फिरोज खां के विशेष सफाई अभियान के आखिरी दिन मंडलायुक्त आगरा ने समापन के मौके पर इस ताल को शहरवासियों को तोहफे के रूप में पुरातत्व विभाग को समर्पित किया। मंडलायुक्त आगरा ने मेयर इंद्रजीत विक्रम के साथ पर्यावरण अभियंता राजीव राठी और निगम के सभी अधिकारी व क्षेत्रीय पार्षदों के साथ ताल फिरोज खां में नौका विहार किया। मंडलायुक्त का कहना था कि इस कठिन कार्य को नगर निगम ने 1 माह से कम समय में पूरा कर लिया, जबकि ये काम 3 चरणों में पूरा होना था। क्षेत्रीय पार्षद और स्थानीय जनता के साथ साथ मंडलायुक्त ने नगर निगम की पूरी टीम की खुले दिल से तारीफ करते हुए ताल में काम करने वाली सफाई टीम को नगद 5,000 रुपए का इनाम दिया। साथ ही इस टीम को एक वर्दी भी दी। इस अवसर पर नगर निगम के जेडएसओ सीपी शर्मा, क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक कुलदीप सिंह, क्षेत्रीय पार्षद चित्रा देवी के साथ साथ क्षेत्रीय नागरिक भी मौजूद रहे। पूरे अभियान में नगर निगम की 1 पोकलेन मशीन, 6 से 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियां, 1 जेसीबी और 2 टिपर कार्य करने में प्रयोग किए गए। नए साल में ताल फिरोज खां के हालात भी बदल गए हैं। प्रशासन के सहयोग से नगर निगम ने जिसका स्वरूप ही बदल दिया है। कमिश्नर प्रदीप भटनागर ने इस कायाकल्प के लिए न केवल निगम प्रशासन की पीठ थपथपाई बल्कि उनके साथ नौकायन का भी आनंद लिया। अब देखना ये होगा कि ताल फिरोज खां पर प्रशासन की ये नजर इनायत यूं ही बदस्तूर बनी रहती हैं या इनका भी हाल पालियल पार्क और सुभाष पार्क जैसा होता है। ऋचा शर्मा, ताज न्यूज आगरा। बरेली के थाना बारादरी के अंतर्गत दोहरा गोटिया में एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। 20 वर्षीय संतोष कुमार मौर्य का शव गांव के लोगों को तालाब के पास खेत में पड़ा मिला, जिसकी सूचना उसके परिजनों को दी गई। परिजनों के अनुसार संतोष कुमार बीती रात घर से किसी काम से निकला था और वापस नहीं लौटा, जिसका शव सुबह गांव के लोगों ने खेत में पड़ा देखा और इसकी सूचना पुलिस को दे दी।
फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के अनुसार संतोष एक निजी मोटरबाइक वर्कशॉप में काम करता था। पिता का कहना है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिलहाल संतोष की मौत दुर्घटना है या हत्या, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। हमारा वो ये 7 बजे जो है निकला था शाम को लाइट की व्यवस्था में। लाइट संभालने के बाद 8:30 बजे जो हमारी मुलाकात हुई, चल बेटा खाना खा ले, और खाना खाने को चलो पापा मैं आ रहा हूँ, तुम पहुँचो घर पे। फिर मैं जो है लौट आया, फिर दोबारा पूरी रात ये नहीं आ पाया। फिर आपको कैसे पता लगा? सुबह देखा था, जब सुबह 5 बजे उठ के जो इसके बिस्तर पे ये नहीं था। बरेली में जल्द ही बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली को प्रभावशाली बनाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया है। बीजेपी प्रत्याशियों ने लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाने को लेकर गांव-गांव जाकर लोहा और मिट्टी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर आज धर्मेंद्र कश्यप बीजेपी के आंवला प्रत्याशी के गाँव में चौपाल का आयोजन किया गया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेतागण भी जनता से किसी न किसी बहाने संपर्क साधने में जुट गए हैं। बीजेपी का देशव्यापी कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाने के लिए हर गांव जाकर वहां चौपाल लगाकर वहां से लोहा और मिट्टी इकट्ठा करने की मुहिम है, जिसके चलते बरेली के कांधारपुर गांव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चौपाल का आयोजन किया। इस चौपाल में गाँव के हजारों लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के पहले गृह मंत्री थे, जबकि उनको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए था, कुछ लोगों ने उनके साथ जास्ती की। आज जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनकी जो मूर्ति बनाने का संकल्प लिया है, उसके लिए हम एक गांव-गांव कार्यक्रम चला रहे हैं। देश के अंदर लौह संग्रह सरदार पटेल जी का कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश के अंदर। आज पूरे देश के अंदर आज के दिन से 1 जनवरी से हम लोगों ने शुरुआत की है। इसी तरह अभी हम बरेली लोकसभा में बादशाह नगर में कार्यक्रम हुआ, वहां से हमने उसी गांव से 1 किलो लोहा लेने का काम किया। आज से हमने यहाँ से कार्यक्रम शुरू और सारे कार्यकर्ता आज से 5 जनवरी से गांव-गांव जाएंगे और गांव-गांव जाकर 1 किलो लोहा और 1 शीशे मिट्टी लेने का काम करेंगे। नगर आयुक्त लगातार शहर को जलभराव मुक्त कराने के प्रयास में लगे हैं, जिसे लेकर अभी हाल ही में उन्होंने नाला मंटोला पर कतरन को नाले में जाने से रोकने के कारगर उपाय किए थे, जो काफी हद तक सफल भी रहे। अब नए वर्ष में नगर आयुक्त पेठे के छिलकों को नाले में जाने से रोकने के प्रयास में एक रणनीति बना रहे हैं। अगर ये प्रयास भी सफल रहा तो काफी हद तक शहर में होने वाले जलभराव को रोका जा सकेगा। बरसात के मौसम में शहर मानो जैसे एक टापू बन जाता हो। इस दृश्य को बदलने के लिए नगर आयुक्त ने भी अभी हाल ही में एक योजना नाला मंटोला को लेकर बनाई थी, जो काफी हद तक सफल रही। अब नाला मंटोला में कतरन नहीं गिर रही, जिसका परिणाम आने वाले बारिश के मौसम में देखने को मिलेगा। अपनी इस सफलता के बाद नगर आयुक्त ने नालों को पेठे के छिलकों से मुक्त कराने की योजना भी बनाई है, जो होने वाले जलभराव को रोकने में काफी मददगार साबित होगी। वर्ष 2014 के लिए जो नगर निगम के प्रोजेक्ट हैं, उनमें जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, सफाई के, पथकर प्रकाश व्यवस्था के, सड़क मरम्मत के, गड्ढा मुक्ति के, उनके साथ साथ नालों की सफाई के में एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ की पेठा इंडस्ट्री के अवशिष्ट की है। तो वर्ष 2014 में हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जिससे पेठे से निकलने वाला अवशिष्ट नालों पे न जाए और उससे यमुना नदी प्रदूषित न हो। इतना ही नहीं, पेठे के इन छिलकों से नगर निगम अब खाद बनाने की योजना भी बना रहा है। इसके लिए एक टीम का चयन भी किया जाएगा, जो पूरी जानकारी को लेकर नगर आयुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले बारिश के मौसम में जलभराव से होने वाले नुकसान को भी रोका जा सकेगा, जो लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। सरकार के एक फैसले से अब पीसीएस अधिकारी भी हैरान हैं। सरकार ने फरमान सुना दिया है कि अब पीसीएस अधिकारियों को मिलने वाले प्रमोशन में एक लिखित परीक्षा शामिल कर दी गई है, जिससे पीसीएस अधिकारियों के आईएएस बनने के रास्ते में एक अड़ंगा लग गया है, जिसका विरोध पूरी पीसीएस लॉबी ने किया है। पीसीएस संघ का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो कई तरह की अव्यवस्थाएं फैलने का खतरा बढ़ जाएगा।
अब तक पीसीएस अधिकारी अपनी 8 साल की नौकरी के बाद स्वतः ही आईएएस हो जाते थे, लेकिन सरकार ने इसमें एक नया सगुफा जोड़ दिया, जिसके बाद पीसीएस संघ ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। इस बारे में जब ताज न्यूज की टीम ने नगर आयुक्त, जो खुद एक पीसीएस अधिकारी हैं, उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने भी माना कि ये लिखित परीक्षा होने पर वरिष्ठता का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कुछ साल की नौकरी करने वाला ही हमसे अपर हो, हमें आदेशित करता नजर आएगा। ऐसा होने पर अधिकारी खुद को असहाय महसूस करेगा। इसी को लेकर हमारे संघ ने इसका पुरजोर विरोध किया है। देखिए, प्रांतीय सिविल सेवा में जब किसी अभ्यर्थी का चयन होता है तो वो बाकायदा उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आता है। इसके बाद वो क्षेत्र में और विभिन्न पदों पर पदस्थ होकर कार्य करता है। एक कैडर से दूसरे कैडर में प्रमोशन के लिए पहले से ही नियम बने हुए हैं। तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से हमारे संघ ने अपील की थी कि इसका विरोध किया जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश सिविल सेवा संघ की ओर से इसका विरोध भी किया गया है। तो वो सब बहुत बड़ा संवर्ग है जो इससे प्रभावित होगा, तो इससे फायदा कम और तकलीफें और अव्यवस्थाएं ज़्यादा हैं। नगर आयुक्त ने ये भी कहा कि इस सेवा के साथ साथ पीसीएस सेवा और वन सेवा भी इससे प्रभावित होगी, तो वहीं इससे तालमेल में भी कमी आएगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर हमारा संघ इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जहां पहले से प्रोन्नति लंबित पड़ी है, ऐसे में इस तरह की परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। पुरानी चली आ रही व्यवस्था अपने आप में ही पूर्ण है, अतिरिक्त कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहरहाल पीसीएस इस आदेश का विरोध लगातार जता रहे हैं। देखना होगा कि क्या सरकार इस आदेश को पारित करती है या फिर नहीं। वाणिज्य कर मुख्यालय ने व्यापार कर चोरी रोकने के विभाग को निर्देश दिए हैं, जिसके चलते नए साल के पहले ही दिन वाणिज्य कर विभाग की मोबाइल टीम सहित सचल दस्तों ने व्यापार कर चोरी करने वाले आधा दर्जन ट्रक्स पकड़े हैं। वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश द्वारा मिले व्यापार कर चोरी रोकने के निर्देशों के चलते नए साल के पहले ही दिन विभाग की छापामार कार्रवाई से विभाग का अच्छा गुडवर्क रहा, जिसमें वाणिज्य कर विभाग की मोबाइल टीमों और सचल दस्तों ने शहर के कई क्षेत्रों से व्यापार कर चोरी कर ले जा रहे माल को ट्रकों सहित पकड़ा। विभाग की मोबाइल यूनिट दिन रात इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। वहीं सचल दस्ते इस कार्रवाई से पीछे नहीं हैं। विभाग द्वारा लगातार की गई इस छापेमार कार्रवाई से व्यापारी वर्ग और ट्रांसपोर्टर्स की नींद उड़ी है। विभागीय सूत्रों की माने तो ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी, जिससे विभाग को अच्छा राजस्व प्राप्त हो सके। छापेमार कार्रवाई को अंजाम देने वाले अधिकारियों का मानना है कि पकड़े गए आधा दर्जन ट्रकों से वाणिज्य कर विभाग को अच्छा राजस्व प्राप्त होगा। शहर में बढ़ते कोहरे और कड़कड़ाती सर्दी की वजह से रोडवेज को भी खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बदलते मौसम के मिजाज से यात्री घर से कम निकल रहे हैं, जिसके कारण पहले से ही घाटे में चल रहे परिवहन विभाग की बसें अब सड़कों पर खाली ही दौड़ रही हैं। शहर में बढ़ते कोहरे और सर्दी के मिजाज की वजह से जहां आम काम काजों पर असर पड़ रहा है, तो वहीं कड़कड़ाती सर्दी के कारण परिवहन निगम पर भी असर पड़ा है। सर्द मौसम की वजह से परिवहन निगम की बसों को खाली सूने पड़े रोडवेज बस स्टैंडों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों की संख्या में आई भारी कमी के चलते रोडवेज को खासे नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। सवारियों पे बहुत असर पड़ा है सर। सवारियां इतनी नहीं निकल रही हैं कि जो लोड फैक्टर जो मांगा जा रहा है उससे बहुत कम नीचे आ रहा है। क्या वजह है? वजह यही है कि ना कोई पर्व है ना कोई त्यौहार है, कुछ भी नहीं है, और फिर भी सर्दी भी ज़्यादा है और फुहारें तो पड़ी रही हैं, तो इस आधार पे सवारियां बहुत कम निकल रही हैं। कोई त्योहार भी है नहीं, साल बंद है, पूछ चल रहा है, पूरे जोर है। तो ये सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो सवारी कम निकल रही है। एक तो पूछ में सारी कम निकलती है, क्योंकि साल होते नहीं, न कोई त्योहार है और सर्दी भी पड़ रही है। आला अधिकारियों के मुताबिक लगातार पिछले कई समय से घाटे का सामना करती चली आ रही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें बढ़ते कोहरे और सर्दी की वजह से रोडवेज को खासा नुकसान पहुंचा रही हैं। रोडवेज बसों की जर्जर हालत की वजह से शायद यात्री इन बसों का इस्तेमाल ना करना चाहते हों, लेकिन वजह चाहे कुछ भी हो, रोडवेज को तो इसका नुकसान उठाना पड़ ही रहा है। तो फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।
सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं। जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा। 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 554। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Raman Tower, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562 400 437. विदरिया राम जी गजक वाले, आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी। संपर्क करें विदरिया राम जी गजक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। तो खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368 683276 और 9412 64038। दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिनेश स्टील, खतेना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 0562 400 0972। उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी न्यायालय आगरा का अवकाश न किए जाने के कारण दीवानी परिसर के अधिवक्ता बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे। इस हड़ताल का निर्णय दीवानी परिसर की सभी बार एसोसिएशन की सहमति से लिया गया। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दीवानी न्यायालय का 1 जनवरी को अवकाश घोषित न किए जाने के विरोध में दीवानी के सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। दीवानी परिसर में बुधवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दीवानी परिसर की सभी बार एसोसिएशन ने हिस्सा लिया, जिसमें सर्वसम्मति से बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में शामिल सभी अधिवक्ताओं ने इस निर्णय का स्वागत किया। आज सबसे पहले तो हम नववर्ष की सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं और हड़ताल जो है हमारी 1 तारीख की जो हाईकोर्ट इलाहाबाद ने जो हमारी छुट्टी खत्म की है उसके विरोध में हमने आज की हड़ताल रखी है। कल से विधिवत काम करेंगे और ऐसा नहीं है कि इस हड़ताल से बात करने को नुकसान हो या न्यायिक अधिकारियों को नुकसान हो, क्योंकि न्यायिक अधिकारी भी 1 तारीख तक सब लोग बाहर है। आज हमारे डीए साहब भी नहीं है और कोई मजिस्ट्रेट भी नहीं है, इसलिए जो है हम सभी अधिवक्ताओं ने
आज न्यायिक कार्य से विरत हैं। पहले तो मैं नव वर्ष की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे ताज टीवी की जो एक पहल है कि हड़ताल के विषय में हमारे अधिवक्ता साथियों के विचार लिए जा रहे हैं, ये वास्तव में स्वागत का कदम है हमारी ताज टीवी का। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, हम लोग बंधे हुए हैं एक संगठन से, लेकिन जहाँ व्यक्तिगत सवाल की बात आएगी तो हड़ताल न्यायालयों में अधिवक्ताओं के द्वारा मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि हड़ताल एक ऐसा मुद्दा है जो हम वादकारियों के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, और बार बार अगर अधिक हम हड़तालों की भरमार करेंगे तो हम वादकारियों को सही न्याय नहीं दिला पाएंगे। शीतकालीन अवकाश होने के बाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 1 जनवरी को जनपद न्यायालय का अवकाश न होने पर अधिवक्ताओं ने रोष व्यक्त कर न्याय कार्य का बहिष्कार किया। वहीं लगातार शीतकालीन छुट्टियों के बाद खुली अदालत में बुधवार को हड़ताल होने से वादकारी काफी परेशान रहे। साथ ही इस हड़ताल के चलते अधिवक्ता अपनी गपशप में मशगूल दिखे। उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना की मांग को लेकर युवा संघर्ष समिति अब नुक्कड़ सभाएं करेगी। जनवरी माह के पहले सप्ताह से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर यूथ एक्शन कमेटी के सदस्यों ने नई रणनीति तैयार की है। नए वर्ष के जनवरी माह से हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर नुक्कड़ सभाएं करेंगे। यूथ एक्शन कमेटी के सचिव नितिन शर्मा ने बताया कि खंडपीठ की मांग को लेकर वे शहर के हर क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएं करेंगे। वो लोगों को इस आंदोलन में शामिल करने के लिए हर कोशिश करेंगे। देखिए, ऐसा है कि अब खंडपीठ का जो मुद्दा है वो राजनीतिक प्रभाव से बेकार हो चुका है, और अब हमने अभी आमरण अनशन किया था। लखनऊ से भी हमारे पास लेटर आया, डीएम साहब ने हमारा ज्ञापन जो है शासन को भिजवाया। अब जो है आगे की लड़ाई जो है, क्योंकि चुनाव आ रहा है, राजनीतिक दल सब अपने अपने चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, और अब हम केवल उन राजनीतिक दलों का साथ देंगे जो हमारी खंडपीठ की मांग को विधानसभा और लोकसभा में उठा सके। ताजनगरी में हाईकोर्ट बेंच की मांग अब आम जनता की मांग बनेगी, ये कहना है यूथ एक्शन कमेटी के सचिव नितिन शर्मा का। उन्होंने बताया कि वे इस मुद्दे पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का सहयोग नहीं लेंगे। नुक्कड़ सभाएं हर शनिवार को शहर के अलग अलग क्षेत्रों में लगाई जाएंगी। साथ ही हाईकोर्ट बेंच की मांग को शासन तक पहुंचाने के लिए लोगों को जोड़कर अधिवक्ता अपनी ताकत का लोहा मनवाएंगे। सन 2014 का पहला दिन आगरा में पर्यटकों के नाम रहा। इस दिन ताज देखने वालों की भारी संख्या देखी गई, जिस वजह से ताज पश्चिमी पार्किंग सुबह से ही फुल रही और यमुना किनारा से लेकर ताज पार्किंग तक पर्यटक घंटों जाम में फंसे रहे, जिनमें से काफी बिना ताज का दीदार किए ही मायूस लौट गए। आगरा में नए साल के दिन पर्यटकों की भरमार रही, जिस वजह से यमुना किनारा सुबह से ही जाम की चपेट में देखा गया। ताज दीदार की चाह में आगरा आए काफी देशी विदेशी पर्यटकों को जाम के कारण लंबा इंतजार करना पड़ा, तो कुछ बिना ताज दीदार किए ही वापस मायूस लौट गए। 1 जनवरी के दिन ताज पश्चिमी पार्किंग सुबह से ही फुल रही और ताज देखने वालों के वाहनों का आना लगातार जारी रहा। इस वजह से ताज पश्चिमी गेट का मार्ग दोनों तरफ से जाम रहा। तो वहीं इस दिन आगरा प्रशासन ने परेशान पर्यटकों की सुविधा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। नए साल के दिन दूर दराज स्थानों से आगरा में ताज देखने आए लोगों के दिलों में आगरा प्रशासन की लापरवाही की वजह से क्या छवि बनी होगी, ये कहने की जरूरत नहीं। यूपी लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में चहलकदमी भी तेज हो गई है। आगरा में पीस पार्टी की जोनल कोऑर्डिनेटर के पद पर तैनात जहांगीर अलवी को अब पार्टी का प्रदेश महासचिव बनाकर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस घोषणा के होते ही पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। वहीं नवागत पार्टी महासचिव के घर पर दिन भर स्वागत कार्यक्रम चलता रहा। आगरा पीस पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए नए साल का दिन उपहार का दिन रहा। पार्टी ने आगरा में रह रहे और पहले से पार्टी में जोनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी संभाल रहे जहांगीर अलवी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी के इस फैसले से आगरा कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर जहांगीर अलवी ने पार्टी को और मजबूत करने की बात कही है। हमारे जो वोट बैंक है मुख्य तौर से अति पिछड़ा वर्ग, अति दलित वर्ग और मुसलमान और वो सवर्ण हिंदू हैं जिनको आज़ादी के बाद तक अभी तक ना प्रत्युत्तर मिला और ना ही उनका उन्हें अधिकार मिला। तो मुख्य तौर से पार्टी संगठन जो मजबूत है, बूथ स्तर तक हमारा पार्टी संगठन मजबूत है और हमारा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ
और सामाजिक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मैसेज है वो जन जन तक है कि जो सामाजिक वैमनस्य का सामाजिक भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ हमारा मुद्दा है। आगरा जिला में हमारी 9 विधानसभा हैं, एक विधानसभा और मिलाकर के 2 लोकसभा होती है हमारे यहाँ। हमने हर विधानसभा में सेक्टर और बूथ लेवल तक का संगठन हमने तैयार कर लिया है और हम बहुत तेज़ी से उन बूथों पर जाकर के बैठक भी कर रहे हैं, जिससे हम लोग संगठन को और ज़्यादा मजबूती दे सकें और हमें विश्वास है कि हम लोग दोनों लोकसभा जीतेंगे। पूर्व जोनल कोऑर्डिनेटर जहांगीर अलवी के प्रदेश महासचिव बनते ही और उनके आगरा आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। कई जगह सभाएं आयोजित की गई। बाद में ये कारवां प्रदेश महासचिव के निवास पर एक सभा में बदल गया, जहां पर जहांगीर अलवी ने सभी को संबोधित किया और आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारी अभी से करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। नगला अजीदा के एक स्कूल में सर्वस्व भारतीय सविता समाज की एक बैठक का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक में सविता समाज के हित में कार्य करने और समाज को हर क्षेत्र में आगे लाने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही बैठक में घोषणा की गई कि आगामी दिनों में समिति शिक्षा और चिकित्सा के कैंप्स भी लगाएगी। सर्वस्व भारतीय सविता समाज के तत्वाधान में एक स्कूल सभागार में सविता समाज की एक विचार गोष्ठी रखी गई, जिसमें सविता समाज के वक्तों ने समाज हित में अपने विचार रखे। तो वहीं बैठक में मौजूद संस्था के अध्यक्ष ने समाज हित में जगह जगह शिक्षा और चिकित्सा कैंप लगाने की घोषणा की। सविता समाज का प्रोग्राम है, जिसमें आज इस संस्था का उद्घाटन और सभा समारोह और समाज को जो एकत्रित करने का प्रोग्राम है। बैठक में सविता समाज के सभी बुद्धिजीवी लोगों को बुलाया गया और नए साल के मौके पर बधाई संदेश दिए गए। बाद में समाज हित में काम करने पर विचार विमर्श किए गए। बैठक में सविता समाज को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आगे लाने के बिंदुओं पर भी जोर दिया गया। धलीगेट स्थित एक सभागार में आदर्श समाज पार्टी की एक चिंतन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के सभी सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने भ्रष्टाचार हटाओ, देश बचाओ की नीति पर चलते हुए पार्टी को मजबूती प्रदान करने का संकल्प लिया। साथ ही आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कह गए। साल के पहले दिन आदर्श समाज पार्टी ने धलीगेट स्थित एक सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक चिंतन बैठक की। बैठक में पार्टी को मजबूत करने वाले बिंदुओं पर विचार किए गए और आगामी चुनावों में भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चलकर चुनावी लड़ाई लड़ने की रूपरेखा बनाई गई। हमारा संकल्प ये है कि भ्रष्टाचार हटाओ, देश बचाओ, राजनीतिक अपराधीकरण बंद करो और जो जातीयता के आधार पर तमाम जाति सभाएं बंद करो और चुनाव सुधार लाओ, जिससे कि देश मजबूत हो और संविधान के अनुसार शासन चले। प्रजातंत्र में जनता सुप्रीम होती है, जनता की मांगों को ध्यान में रखें और जनता आज भ्रष्टाचार से दुखी है। चिंतन बैठक में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। कुछ कमियों को उजागर किया तो कुछ बढ़िया काम करने वाले कार्यकर्ताओं को बधाई दी गई। पार्टी अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी आगामी चुनावों में भरपूर प्रयास करेगी, जिसकी तैयारी की रूपरेखा के लिए ये चिंतन बैठक बुलाई गई है। खैर, अब देखना ये होगा कि नए साल के पहले दिन बुलाई गई पार्टी की चिंतन बैठक का कितना असर आगामी दिनों में पार्टी में देखने को मिलेगा और ये समय ही बता पाएगा। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। 2014 आपकी झोली को खुशियों से भर दे, ऐसे प्रभु से कामना की गई। भाई, ये शुभकामनाएं सिर्फ और सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड्स और चिट्ठी पत्रों में ही लिखी पड़ी जाती थी, लेकिन अब इन शब्दों ने अपनी जगह सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी बना ली है। यही वजह है कि एक दूसरे को न्यू ईयर की शुभकामनाएं एफबी पर देने से कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। फेसबुक ही नहीं बल्कि लोग व्हाट्सएप पर भी खासे एक्टिव हैं। यहाँ भी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। शुभकामनाएं देने के लिए लोग 1 जनवरी से ठीक 24 घंटे पहले ही एक्टिव हो गए। व्हाट्सएप के जरिए न्यू ईयर के लिए एक से एक शानदार फ्लावर्स की पिक्चर्स भी लोग अपने फ्रेंड्स को सेंड कर रहे हैं। नए साल के आगाज के लिए लोग जश्न में डूबे हैं। कहीं धार्मिक अनुष्ठान कराए जा रहे हैं तो कहीं भंडारे। 18वां विशाल भंडारा पिपलेश्वर महादेव मंदिर नाला पीपल मंडी आगरा पर श्री राम गोपाल जी गुप्ता चैरिटेबल सोसाइटी के द्वारा लक्ष्मी देवी वृद्ध आश्रम द्वारा भंडारा किया गया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने वृद्ध सदस्यों को शॉल पहनाकर और शील्ड देकर सम्मानित किया। यहाँ पे हर साल जो है पहली तारीख को, 1 जनवरी नई साल में हमेशा भंडारा होता है। ये 18वीं बार हो रहा है। हाँ, और 18वीं बार जो विशाल भंडारा होता है, इसमें महिलाओं की व्यवस्था अलग खाने की जाती है और
रोड पे मतलब आदमी की व्यवस्था, बच्चों की व्यवस्था है और ये हर साल की तरह होता है। और यहाँ पे 2 दिन जो भंडारा चलता है, 1 जनवरी और 2 जनवरी। नव वर्ष की शुभकामनाएं क्षेत्रीय जनता की ओर से दी जाती हैं और 18वां विशाल भंडारा ये पिपलेश्वर महादेव पीपल मंडी आगरा पर ये हर साल मनाया जाता है। बस हम तो यही अनुरोध करते हैं क्षेत्रीय जनता ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस भंडारे का आनंद लें। जहां एक तरफ नया साल मनाने के लिए शहर के छोटे से लेकर 5 सितारा होटल तक फुल रहे, वहीं ब्राह्मण परिषद के पदाधिकारियों ने हवन पूजन कर नए साल का श्री गणेश किया। इस मौके पर संस्था के लोगों ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। नववर्ष 2014 के उपलक्ष्य में ब्राह्मण परिषद द्वारा आगरा शहर के मधुनगर स्थित अपने अस्थायी कार्यालय पर एक हवन का आयोजन किया गया। इस हवन का उद्देश्य देश में सुख, चैन और शांति कायम रखना था। इस अवसर पर ब्राह्मण परिषद सभा के सभी पदाधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। और हमने 2013 में जो हम लोगों ने संकल्प लिया था भगवान परशुराम मंदिर का जो है जीर्णोद्धार का, तो हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये सन 2014 में भगवान परशुराम जी से हम प्रार्थना करेंगे कि इसको हम कार्यक्रम को जो शुरू किया है कार्य को वो पूरा कर सकें तथा सभी प्रदेशवासियों को हम लोगों की शुभकामनाएं। नव वर्ष की शुरुआत पर ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से रखा गया है। ये देश और विश्व की शांति के लिए और कामना करते हैं कि सन 2014 देश और विश्व के लिए शांति में पैगाम और तरक्की का साल हो। नए साल के मौके पर जहां एक तरफ युवाओं ने होटल्स या फिर किसी दूसरे स्थानों पर अपने अपने तरीके से नए साल का जश्न मनाया, तो वहीं ब्राह्मण परिषद द्वारा इस अनूठी पहल से शुरू हुई नववर्ष की शुरुआत ने देश की संस्कृति और सभ्यता का परिचय दिया। और इसी के साथ हवन के दौरान नए साल में सभी कार्य मंगलपूर्ण होने की दुआ भी मांगी गई। इसे आपका असर कहें या फिर जनता को लुभाने की कोशिश, लेकिन अब कांग्रेस में भी सस्ती बिजली को लेकर आवाज उठने लगी है। महाराष्ट्र के कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने मुंबई में बिजली दर कम करने की मांग उठाई है। इतना ही नहीं, निरुपम ने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ आंदोलन की धमकी भी दे दी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल तेज फैसले लेने का रिकॉर्ड बनाते नजर आ रहे हैं। कभी वो पुलिस कांस्टेबल को 1 करोड़ की सौगात देते हैं, कभी दिल्ली वासियों को मुफ्त पानी का तोहफा, तो कभी फ्री में बिजली का ऐलान। हालांकि इन सभी घोषणाओं को करते हुए केजरीवाल ने ये आशंका भी अपने दिल में साफ कर दी है कि हो सकता है उनकी सरकार को बहुमत न मिले, लेकिन उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है। उनकी इसी अदा पर नॉर्थ मुंबई से कांग्रेस सांसद संजय निरुपम फिदा हो गए हैं। इन्होंने महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण को बिजली की दरें घटाने के लिए कह दिया है। संजय निरुपम का कहना है कि 500 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली की दरें कम की जाएं। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी ही सरकार को धमकी भी दे दी है कि अगर इनकी बात नहीं मानी तो ये उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आपकी तर्ज पर निरुपम का कहना है कि राज्य सरकार भी मुंबई में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों का ऑडिट करवाए, क्योंकि मुंबई में भी कमोवेश वही कंपनियां बिजली सप्लाई करती हैं जो दिल्ली में पावर सप्लाई करती हैं। साथ ही उनका कहना है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और जनता को इससे राहत दिलाना बेहद जरूरी है। और इसी के साथ आज न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।